Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मान्यवर कांशीराम साहब हमारे बहुजन महापुरुषों का मूवमेंट है, उनका त्याग है, उनका समर्पण है। हमारा त्याग तो कुछ भी नहीं है। हम दोनों तो पति पत्नी 1 और 1 11 हैं। हमारी बहन जी तो अकेले हैं, उन्होंने तो ब्याह भी नहीं किया। तो उनके त्याग और समर्पण के आगे ये कुछ भी नहीं है। हमारी बहन जी हमारा मजबूत स्तंभ हैं, जिनको देख करके ही हम अपना पूरा जीवन ऐसे ही काट सकते हैं अपने लोगों के बीच में। तो अब हर दूसरे गांव में तो रिश्तेदारी भी निकल जा रही है, तो अब अपने लोगों के बीच में मैं पहले भी ऐसे ही उठती बैठती थी। आप लोगों के लिए ग्लैमरस होगा, लेकिन हमारे लिए ये हमारी हकीकत है। आपके लिए ग्लैमरस है कि पुआल भी है, छप्पर भी है। हम भी गांव ही जाते हैं, गांव से ही चौपाल जाते हैं, वो ठीक है। लेकिन ये शहर के लोगों, जो व्यूअर्स तो आपके शहर के हैं ना, गांव में तो ये बड़े बड़े चैनल्स नहीं देखे जाते। वो दौर था कि 7-8 महीने हुआ था नौकरी करते हुए, लेकिन कमरे का ताला तोड़ दिया गया जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा। हमारी एब्सेंस में हम लखनऊ छुट्टी में घर गए हुए थे, तो BHU कैंपस में जहाँ रहती थी, जिस गेस्ट हाउस के विश्वविद्यालय का ही गेस्ट हाउस था, उसमें रहते थे। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं लालगंज सुरक्षित सीट है। और अब हमसे बात करने के लिए यहाँ से सुरक्षित सीट से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है उनसे हम बात करेंगे और वो खुद अपने बारे में पहले तो अपने बारे में बताएं और फिर इसके बाद हम जो लालगंज की जो कहानी है, जो राजनीतिक दांवपेच है, उससे आप कैसे लड़ेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है यूपी तक के। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तो प्रोफेसर साहब कहा जाए, डॉक्टर साहब कहा जाए, तो इंदु चौधरी जी हैं आप जी। और आपकी कहानी अब शुरू होती है कि टिकट भी मिला, राजनीति में आप आई हैं। पहले तो हमारे दर्शकों के लिए अपने बारे में बताएं। मैं बेसिकली राजे सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर की रहने वाली हूँ, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो भी हुई वो सब लखनऊ शहर में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से BA किया, MA किया, PhD किया और BHU में 2007 से प्रोफेसर हूँ अंग्रेज़ी विभाग में। संघर्ष तो BHU में जैसे ज्वाइन किए थे तभी से शुरू हो गया था। वो दौर था कि 7-8 महीने हुआ था नौकरी करते हुए, लेकिन कमरे का ताला तोड़ दिया गया जातिवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा। हमारी एब्सेंस में हम लखनऊ छुट्टी में घर गए हुए थे, तो BHU कैंपस में जहाँ रहती थी, जिस गेस्ट हाउस के विश्वविद्यालय का ही गेस्ट हाउस था, उसमें रहते थे। तो ताला तोड़ दिया गया। नेक्स्ट डे जब वापस आई तो देखी तो मेरा सारा सामान गायब था। रात भर BHU कैंपस में सड़क पे रही, पुलिस प्रशासन ने भी कोई मदद नहीं की। एक रात सड़क पे जब बिताए तो ये बात बहन जी मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि ये बात समझ में आई कि जब मेरे जैसी पढ़ी लिखी महिला के साथ में ऐसा हो सकता है, तो गांव देहात में जो हमारे साथ हमारे लोग रह रहे हैं उनके साथ में कैसा भेदभाव होता होगा। और उसी दिन ये ठान लिया कि अभी तो इस्टेब्लिश हो जाऊं, BHU में थोड़ा स्टेबल हो जाऊं, उसके बाद कुछ समाज के लिए कार्य करना होगा। और फिर लगातार वो संघर्ष जारी रहा BHU में FIR दर्ज कराने का और सामान वापस पाने का। तो वो संघर्ष शुरू हुआ BHU से और फिर शादी हुई तो हम 1 और 1 11 हो गए। उस संघर्ष को हमने थोड़ा बड़ा रूप देना शुरू किया। तमाम जो विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन और इन सब चीज़ों को लेकर के बात होती रही, वो संघर्ष तो हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट में जज के सामने भी एक बार मैंने इन पर्सन अपने बहस किया, कुछ केसेस को थे BHU को लेकर के। वहाँ पे भी जज के जो जातिवादी रवैया था, हमें जजेस के मतलब कोर्ट के ऊपर कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो रिस्पांस जिस तरीके से भरी कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज़ की गई, क्योंकि कोर्ट माननीय होता है वहाँ के, हम नहीं आपके बीच में बोल सकते, लेकिन जो एटीट्यूड था उस एटीट्यूड ने बहुत आहत किया। और उस दिन यही मन कर रहा था या तो मैं नौकरी छोड़ दूँ या तो अपनी जान दे दूं। तो पति ने यही कहा, हमारे हस्बैंड ने, कि नौकरी छोड़ दोगी तो वो तो चाहते ही है कि तुम नौकरी छोड़ दो और बेरोजगार हो जाओ, घर में बैठ जाओ, और जान दे दोगी तो किसी का कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ तुम अपनी जान लेके जाओगी। तो बेहतर है कि जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है उसको यहाँ विश्वविद्यालय में बेकार ना किया जाए, अपने लोगों तक जो उनके हक अधिकार है उसके प्रति जागरूक किया जाए। तो तब से 2012 से हम लोगों के बीच में निकल गए और छोटी छोटी मीटिंग्स गांव में करने लगे। आपको मैं बता दूं कि पहला जो गांव का कार्यक्रम ऐसे ही रात का समय था, पौनी कला गांव है इसी लालगंज में,
उस गांव से हमने शुरू किया अपना जो सामाजिक जीवन का सफ़र है। कुछ नहीं पता था, बस महापुरुषों की किताबें पढ़ते थे, उन किताबों में जो लिखा है वो आप लोगों के बीच में बताते थे। 2012 से फिर 13 हुआ, 14 हुआ। 14 में हमने मोहम्मदाबाद गोहना मऊ में एक बड़ा बहुजन महासम्मेलन किया। फिर 2016 में ITI मैदान आजमगढ़ में बहुजन महासम्मेलन किया। ऐसे गाँव में हम लोग रेगुलर कैडर करते थे और फिर साल में एक बार जितना भी हमने काम किया है, क्या हमारे लोग उससे जागरूक हुए हैं, उसको देखने के लिए हम कार्यक्रम करते थे। तो ITI मैदान में और फिर 2017 में बघैला मैदान बिलरियागंज आजमगढ़ में बड़ा बहुजन महासम्मेलन किया। फिर ये क्रम लगातार चलता रहा। अम्बेडकर नगर में, गाजीपुर में, देवरिया में, बलिया में लगातार हम बहुजन मिशन मूवमेंट में लोगों को जागरूक करते रहे और फिर कार्यक्रमों को आयोजित करते रहे। अचानक से नज़र हमारी बहन जी की हमारे ऊपर पड़ गई और मैं एक साधारण आम कार्यकर्ता से आज आप सबके बीच में लोकसभा की लालगंज की प्रत्याशी हो गई। तो एक छोटा सा यही सफ़र था जो आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। नहीं, सफ़र तो बहुत लंबा है। मिशन से भी आप जुड़ी रहीं, लेकिन बहुजन पार्टी से नहीं जुड़ी रहीं। जी, पार्टी से सक्रिय रूप से इसलिए भी नहीं जुड़े थे क्योंकि हम वोटर तो थे लेकिन सरकारी नौकरी में थे, तो ऑफिशियली हम किसी भी संगठन का वैसे हिस्सा हो सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं पता था, इस वजह से सक्रिय रूप से नहीं थे। लेकिन हाँ, बैकग्राउंड में जो बामसेफ का जो कार्य था उसको लगातार हम करते रहे। जी, तो अब तो दांव-पेच की राजनीति है, अब तो उससे कैसे निपटेंगी? राजनीतिक सफ़र अब आपका शुरू हुआ है। हाँ, राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बोलना भी नहीं आता है। धीरे धीरे जब वो समाज में आता है तो वो घुटने के बल चलता है, खड़ा होना सीखता है, गिरता है, लुढ़कता है, चोट भी लगती है और उसके बाद फिर जब वो पावरफुल बनता है, थोड़ा नौजवान होता है तो अपनी पावर का एहसास करता है। वैसे ही हम भी कर लेंगे धीरे धीरे। अभी तो शुरुआत है और हमारी बहनों का साथ है, हमारे भाई लोगों का साथ है। नहीं, मिशन तो आपका सही है, फीडबैक भी आपका इसी तरीके का रहा। हमने तो एक चीज़ सुना कि आपकी शादी हुई 2013 में, लेकिन 2010 में सॉरी, तो लेकिन आप लोगों ने ये तय किया कि एक लोग नौकरी करेगा और परिवार नहीं बढ़ाएंगे और कोई भी धन संपत्ति अपने नाम पे नहीं रखेंगे। ये बहुत अजीब सोच है और बड़ी सोच कहा जाए। बड़ी सोच नहीं है, हमारे महापुरुषों ने यही काम किया। उनके त्याग, उनके संघर्ष का नतीजा है कि औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल 1848 में कल्पना की गई सोचने खोलने की और खोला गया। नहीं तो उस जमाने में जहाँ पूरे विदेशों में बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हो रही थी, हमारे यहाँ हमारे देश में महात्मा ज्योतिबा फुले, अम्मी फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले के सौजन्य से पहला स्कूल खोला जा रहा था, उनके प्रयासों से पहला स्कूल खोला जा रहा था। तो ये महापुरुषों का त्याग और बलिदान है। फिर बाबा साहब संविधान लिखे, उनका जो जीवन संघर्ष है उसके सामने तो हम लोग जीरो क्या माइनस में भी नहीं कुछ संघर्ष किए। हमारे पास तो सब कुछ थाली में परोसा हुआ हमको मिला। हमको तो बस लोगों तक उनकी बातों को, उनके विचारों को पहुँचाना था। मैं 2 मिनट रुकूंगा। आपके पति जी हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा, बहन जी से, कि इस तरीके का समर्पण कम देखने को मिलता है और आप लोगों ने जो कस्में खाई ये तो इतिहास है। इतिहास की बात नहीं है, मैंने इनके समर्पण को देखा, इनके त्याग को देखा और इसी से मुझे लगा कि इनको गांव में लेके जाना चाहिए, इनको उनके ऐसे लोगों के पास लेके जाना चाहिए जिनको इनकी ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग BHU में 5 बजे के बाद से निकलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। भदोई है, उधर चंदौली है, इधर आजमगढ़ है, ऐसे धीरे धीरे करके कारवां बढ़ता गया और अचानक बहन जी की नज़र पड़ गई। तो राजनीतिक सफ़र तो बड़ा दांव पेच का है। कोई दिक्कत नहीं है, दाव पेच क्या, धीरे धीरे सीखेंगे, जैसे मैडम ने बताया है, अभी शुरुआत हुई है। चलिए, तो मैडम आपसे बात करते हैं कि लालगंज सुरक्षित सीट जो है काफ़ी ऐतिहासिक सीट रही, वहाँ से तो शुरुआती दौर से काफ़ी लोग रहे। हाल फिलहाल में कई वर्षों से वहाँ एक परिवार का दबदबा था, चाहे वो विधायकी का हो चाहे सांसदी का हो, और वहाँ का जो स्थिति है, जो जातिगत समीकरण है, उससे आप कैसे निपटने की तैयारी की? मुझे किसी से निपटना नहीं। देखिए, जो भी लोग का आप कह रहे हैं कि राजनीति का वहाँ पे बोलबाला रहा है एक परिवार का या उसका, मैं इसको नहीं मानती, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि ये लोग राजनीति के या बहुजन राजनीति के वो स्तंभ हैं जिसके आधार पे ये बहुजन राजनीति को उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। चाहे वो डॉक्टर बलीराम जी हों, उनका भी मैं बहुत सम्मान करती हूँ। गांधी आज़ाद जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, ये सभी लोग BSP के फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं। हाँ, ठीक है कि जब एक पीढ़ी आगे बढ़ती है तो उसके बाद अगली पीढ़ी तैयार होती है, तो ये होता है कि भाई परिवार में हर एक व्यक्ति चाहता है कि भाई हमारे ही परिवार का कोई विधायक सांसद बने, तो ये प्रयास रहता है। लेकिन बहन जी ने इस भ्रम को, इस मिथक को तोड़ा कि हर एक व्यक्ति को हिस्सा देना, हर एक व्यक्ति को अवसर देना, हर एक व्यक्ति को मौका देना। और इस बार
नए नए चेहरों को मौका देना, जो बहन जी का प्रयोग है उस पे हम कोशिश करेंगे कि सफल हों। और कोई चुनौती नहीं है, कोई किसी के साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि हम मिशन से जुड़े हुए लोग हैं। ये हम पहली जनरेशन है जो राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन हमारी जड़ों में मान्यवर कांशीराम साहब, हमारे बहुजन महापुरुषों का मूवमेंट है, उनका त्याग है, उनका समर्पण है। हमारा त्याग तो कुछ भी नहीं है। हम दोनों तो पति पत्नी 1 और 1 11 हैं। हमारी बहन जी तो अकेले हैं, उन्होंने तो ब्याह भी नहीं किया, तो उनके त्याग और समर्पण के आगे ये कुछ भी नहीं है। हमारी बहन जी हमारा मजबूत स्तंभ हैं, जिनको देख करके ही हम अपना पूरा जीवन ऐसे ही काट सकते हैं अपने लोगों के बीच में। आपने जैसे गांधी जी की बात की कि वो तो अब नहीं है दुनिया में, लेकिन फाउंडर में रहे। अब उनके बहू और बेटे दोनों लोग बहुजन सब छोड़ के अब तो भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। इससे कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई इनका बहुत वोट बैंक था या ये बहुत प्रभावशाली लोग थे। हाँ, ठीक है कि आप गए हैं, लेकिन आपके जो मतलब पूर्वज हैं, यानी आपके जो ससुर जी या जो थे, उनका तो जो सहयोग रहा होगा उसको तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन अब बेटा नालायक निकल जाए तो उसमें बाप का तो कोई दोष हम नहीं दे सकते। दूसरी बात यह कि उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे हमने लोगों को भागते हुए देखा है ना, कि जो जब भी चुनाव आता है तो ऐसी भगदड़ मचती है। लेकिन बीएसपी वो बरगद का पेड़ है जिसकी 2-4 शाखा टूट जाए ना तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ये तो कहा गया, लेकिन बेटे थे और उनके बेटे थे विधायक थे जी, उनके लिए विधायक वो हार गए थे, विधायक थे नहीं, वो भी हार गए थे। और ये भी तो आप वर्तमान सांसद जी, अब तो कुछ कमेंट ही नहीं करना है कि जिसने अपने बाप को बदल लिया उसके बारे में तो कुछ भी कमेंट करेंगे तो अपनी ज़बान हम खराब करेंगे। चलिए इंदु जी, सबसे बड़ा आपके लिए अब चुनौती ये होगी कि जो लालगंज की जो मूल समस्याएं हैं, जिला तो मतलब एक ही रहा, लेकिन वहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं जो प्रभावित करेंगे इस चुनाव को भी, हम जानना चाहते हैं कि आप अभी तक वहाँ कहाँ तक पहुँची हैं और मुद्दों के बारे में। अब आपने खुद मुझे देख लिया कि मैं किस जगह पे हूँ, तो मुझसे बेहतर वो मुद्दे कोई नहीं जान सकता। कोई भी चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा बेवजह का बनाया जाता है कि हमने ये बनवा दिया, वहाँ ये निर्माण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये कोई चुनावी मुद्दा है ही नहीं। असली मुद्दा मैं सभी राजनीतिक पार्टी के सभी जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन सबसे कहूँगी कि आप गाँव के अंदर आइए, देखिए गाँव में लोगों के पास सड़क नहीं है, नाली नहीं है, बिजली के कनेक्शन नहीं है, कॉलोनियाँ नहीं मिली हैं, लेकिन ऑन पेपर्स और बाहर इतना बड़ा दिखाया जा रहा है कि हमने ये शौचालय बनाया, ये बनाया। हकीकत में आपको कभी किसी दिन आप दिन भर साथ में चलिएगा, मैं आपको गांव की स्थिति दिखाऊंगी। हम तो यही सोच के चाहे थे कि अपने नाम पे कभी कोई धन संपत्ति मकान नहीं बनाएंगे, और इस बात पे हम 100% हमेशा कायम ही रहेंगे कि जब तक मेरे समाज के हर एक व्यक्ति के पास कम से कम सर ढकने के लिए, सर छुपाने के लिए पक्का मकान नहीं हो जाता, तब तक तो वैसे भी हमको नहीं बनाना था और हम कभी अपना मकान बनाने के लिए सोचेंगे भी नहीं। और स्पेशली लालगंज की जनता जो अगर मुझे प्यार दुलार दे रही है आज, और जिस तरीके से बहन जी ने हमको भरोसा करके जो है हम पे भरोसा करके यहाँ तक भेजा है, ज़मीनी मुद्दों पे हम काम करेंगे कि कम से कम हमारे बच्चों को सही से रोज़गार मिले, सही से शिक्षा हो। और ये जितने भी शराब के ठेके हैं जो हमारी बस्तियों के आसपास हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज की एक कमर जो है वो टूट रही है कि एक बड़ा अर्निंग का हिस्सा उसको चला जा रहा है, तो मैं आप सब लोगों को भी भैया बोलूँगी कि हम आपको रुपया पैसा नहीं दे सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपका रुपया पैसा बचवा सकते हैं। कि ठेका अगर हमारे गांव के बस्तियों से दूर रहेगा तो हमारी जनता कम से कम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगी लिखाएगी, हमारी महिलाएं भी खुश रहेंगी, हमारा समाज भी खुश रहेगा और हमारा पूरा समाज तरक्की भी करेगा। मैं भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि जिस तरह से गांव में देखिए पुआल है और यहाँ पे भूसा है, आप ज़मीन पे बैठ के लोगों को कन्विंस कर रही हैं, तो क्या ये माहौल ही असली मिशन को तो जगह देता है? ऐसे कन्विंसिंग चल रही है या फिर आडंबर भी है आपका? नहीं, मेरा आडंबर क्या, मैं तो 10 साल से ये काम कर रही हूँ, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ, क्योंकि हम लगभग यहाँ पे 1000 से ऊपर गाँव में पहले ही कैडर कर चुके हैं। तो हम जिस गाँव में जा रहे हैं, एक तो मेरी रिश्तेदारियाँ ज़्यादातर इधर हैं, हमारा अम्बेडकर नगर जिला एकदम बगल में ही लगा हुआ है, तो जो यहाँ का लालगंज का जो बूथ नंबर 1 है तरौलिया विधानसभा का, वो मेरा ननियाल है, रतुआ पार।
तो अब हर दूसरे गांव में तो रिश्तेदारी भी निकल जा रही है। तो अब अपने लोगों के बीच में मैं पहले भी ऐसे ही उठती बैठती थी। आप लोगों के लिए ये ग्लैमरस होगा, लेकिन हमारे लिए ये हमारी हकीकत है। आपके लिए ग्लैमरस है कि पुआल भी है, छप्पर भी है, हम भी गांव ही जाते हैं, गांव से ही गाँव जाते हैं, वो ठीक है। लेकिन ये शहर के लोगों, जो व्यूअर्स तो आपके शहर के हैं ना, गांव में तो ये बड़े बड़े चैनल्स नहीं देखे जाते ना, हम लोग तो मोबाइल तक सीमित हैं। अच्छा है कि ये मोबाइल ऐप पे भी ये सारे चैनल्स उपलब्ध हैं आज, लेकिन ये ग्लैमरस वर्ल्ड शहरी लोगों के लिए ज़मीनी हकीकत यही है कि गांव के लोगों को सर ढकने के लिए इसी पुआल, इसी पैरे का छप्पर बना करके वो रहते हैं। तो हकीकत आप अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाइए। ये स्थितियां हैं। तमाम सांसद चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे, मैं ये कहूँगी कि सही मायने में हर एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अगर अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाए, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, बीडीसी हो, जो भी जिस भी लेवल का हो, अगर वो सही से सभासद हो, चेयरमैन हो, अगर वो अपना कार्य सही तरीके से करे, तो इस जो गांव की जनता की गरीबी में आपके चैनल के माध्यम से आप जो देख रहे हैं, इस गरीबी को हम 100% दूर कर सकते हैं। चलिए, लास्ट सवाल होगा कि जिस तरीके की बातें हैं, काफ़ी देर से आपका चयन हुआ, लिस्ट भी लेट से आई। बहुजन समाज पार्टी की एक बात होती है कि वहाँ पे जिस तरीके का कैडर होता है, जो सिस्टम होता है, सिस्टम पे भी आपसे खुली बात करना चाहिए। सिस्टम कोई भी नहीं है। मेरे ऊपर बहन जी की नज़र पड़ी, हमें कॉल आया पार्टी ऑफिस से, हम मिलने के लिए गए, हम मिलने के लिए ही गए थे। और मिलने के दौरान बहन जी ने हमसे कहा आप लालगंज लोकसभा लड़ जाइए। तो अब बहन जी को तो ना तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती, और साक्षात अपनी देवी को, जो अपने महापुरुष को, जीवित महापुरुष को सामने देख रही हैं, तो उनके आदेश का पालन करना था। हमें हाथ जोड़िए, हमने कहा बहन जी जो आपका आदेश होगा हम वो करेंगे। तो किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है, ये झूठ भ्रम फैलाया गया है। आप मेरा नाम लेकर के पूरे दावे के साथ कहीं पे भी कर सकते हैं। ईडी सीबीआई से लेकर जितना भी कोई स्पेशल टास्क फोर्स अगर बना करके आप इसकी छानबीन कर लीजिए। अगर किसी भी लेवल पे किसी भी प्रकार का कोई लेन देन वाला बात हुआ हो, तो मैं इस बात की प्रत्यक्ष गवाह हूं कि मेरी बहन जी, मेरी का मतलब हम सब की बहन जी, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है किसी भी, चाहे मेटल का चाहे व्यक्तित्व का, वो प्योर फॉर्म है। और एक ऐसी मजबूत शख्सियत हैं जिनके पीछे हर एक व्यक्ति लगा है कि किस तरीके से इसको नीचे किया जाए। पहले औरत का सबसे आसान तरीका होता है उसका चरित्र हनन करना, उसको डाउन करने का। बहन जी इतने स्ट्रांग चरित्र की हैं कि उसमें कोई सफल नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया, साम दाम दंड भेद, तो वो सारा जुगत लगा लिए। तो एक ऐसे पॉइंट को पकड़ा कि जिस पॉइंट पे कहीं कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आ जाने से आज उसका भी वेरिफिकेशन हो गया है। आप लोग अपने चैनल के माध्यम से प्रचारित कीजिए कि किस पार्टी का सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का एक भी रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड कभी नहीं लिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये थी हमारे साथ लालगंज सुरक्षित सीट से डॉक्टर इंदु चौधरी जी। अब इन्होंने जिस तरीके से बातें बताई कि वो 10 बजे रात का समय है और गांव गिराज में इसी तरह से वो अपने मिशन को लगभग 10-12 वर्षों से चला रही हैं और मिशन के लिए काम कर रही हैं। चुनावी इनके लिए अभी तो नई बात है, लेकिन उसके दाव पेच से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और जिस तरीके की बातें कह रही हैं, लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये ज़मीन की बात कर रही हैं और आपके सामने है। तो इनसे हम बात करने के लिए आए थे और इनकी बातें आप तक पहुँचाने के लिए आए थे।